हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज का टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आनुवांशिकता क्या है, वातावरण क्या है, आनुवांशिकता के क्या लक्षण हैं, फिर अलग अलग मनोवैज्ञानिक इनके क्या सिद्धांत दिए हैं। यही सब चीज़ आज इस टॉपिक में देखेंगे। इसके पहले 3-4 वीडियो है विकास की अवस्थाएँ, विकास का सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं के अंतर्गत जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी का पूरा डिटेल से वीडियो डाले हुए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता क्या है, इसकी बात करें, इसका अर्थ या परिभाषा पर जोर दें, परिभाषा को देखें तो आनुवांशिकता उसको हम लोग कहते हैं जो किसी संतान में माता पिता या उसके पूर्वजों से जो गुण जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग आनुवांशिकता। और ये कैसे जाता है, आनुवांशिकता की प्रक्रिया की बात करें हम लोग तो आनुवांशिकता की प्रक्रिया जैसे बायोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं कि नर में शुक्राणु होता है और अंडाणु में, मादा में अंडाणु होता है, और इस शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, और इस अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। और जब ये आपस में मिलते हैं तो ये जायगोट बनाता है। बायोलॉजी में हम लोग जानते हैं जायगोट, जिसको युग्मनज या संयुक्त कोष भी कहते हैं, युग्मनज या संयुक्त कोष भी कहते हैं। तो जैसे ये 23 गुणसूत्र माता के अंडाणु से और पिता के शुक्राणु से 23 गुणसूत्र जाता है, तो वही हम लोग पढ़ते हैं क्या, 23 गुणसूत्र या 46 या 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो 23 गुणसूत्र होते हैं, ये एक गुणसूत्र में जो होता है, एक गुणसूत्र में 40 से लेकर 100 जीन होता है, 40 से लेकर 100 जीन होता है। और एक जीन एक विशेषता या एक जीन एक गुण या एक विशेषता को निर्धारित करता है, एक विशेषता को निर्धारित करता है। अब देखिए, यदि माता से 23 गुणसूत्र जा रहा है और पिता से भी 23 गुणसूत्र जा रहा है, और एक गुणसूत्र बराबर एक जीन निर्धारित करता है, और एक जीन जो है 40 से लेकर 100 गुण निर्धारित करते हैं, विशेषताएं निर्धारित करते हैं। तो किसी भी संतान में यदि हम लोग देखें कि कम से कम 40 गुना 46 जीन जा सकते हैं, या अधिक से अधिक 100 गुना 46, तो यानी मान लिया जाए कि अधिक से अधिक 4600 गुणसूत्र, यदि 4600 जीन किसी संतान में गया तो अब 4600 विशेषताएं चला गया। तो यही वजह होता है, इसी वजह के कारण जो होता है, माता पिता के गुण उनके संतान में मिलते हैं, चाहे रंग हो, रूप हो, कद हो, काठी हो, मानसिक योग्यता हो, ये सभी गुण जब उनके माता पिता या पिछली पीढ़ियों से संतानों में जाता है तो इसी को कहते हैं हम लोग आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता के ही कारण यदि किसी की माता गोरी है तो संतान गोरे हो जाते हैं, काले हैं तो संतान भी काले हो जाते हैं, माता पिता दोनों के बुद्धि तेज हो, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं तो संतान भी तीव्र बुद्धि वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ये गुणसूत्र ही ये तय करता है आनुवांशिकता को। तो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आया था कि आनुवांशिकता का निर्धारक क्या है, आनुवांशिकता का निर्धारक किसे कहा जाता है, तो इसी जीन को कहते हैं। आनुवांशिकता का निर्धारक जीन को कहा जाता है, यानी जीन ही ये निर्धारण करता है कि माता पिता के गुण या उसके पिछली पीढ़ियों के गुण बच्चों में मिले। तो ये था आनुवांशिकता का प्रक्रिया, यानी किस तरह से होता है। हम लोग देखेंगे अभी आनुवांशिकता से संबंधित अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत के तहत पहला सिद्धांत देखते हैं हम लोग, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था बीजमैन ने। ये बीजमैन ने अपने प्रयोग के आधार पर बीजमैन कहता है कि माता पिता का काम होता है, जो कोष होता है, जो शिशु को जन्म देने वाला होता है,
उस कोष को अगली पीढ़ियों में हस्तांतरित कर देना। मान लिया जाए कोई माता पिता है और माता पिता का बीज कोष क्या है, शुक्राणु और अंडाणु, अंडाणु और शुक्राणु। तो ये अंडाणु और शुक्राणु अपने पीढ़ियों में दे देना, यही है अनुवांशिकता बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत के तहत। लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों ने, फिर बायोलॉजी ने भी, जीव विज्ञान ने भी इस नियम को गलत कह दिया। इसमें इसका आलोचना करने वाले बी.एन. झा हैं। बी.एन. झा कहते हैं कि ये जो बीजमैन का जो बीज कोष की निरंतरता का नियम है, ये कह रहे हैं क्या कि अपने कोषों का अगली पीढ़ियों तक ये लगातार क्रम से हस्तांतरित करना, स्थानांतरित कर देना। यानी यदि माता पिता से संतान को मिला तो वो संतान भी बड़े होकर क्या करेंगे, अपने संतान को हस्तांतरित कर देगा। तो कह रहा है क्या ये कोई तर्कपूर्ण और साइंटिफिक नहीं है। इस तरह जो है बीजमैन का जो सिद्धांत है, फिर बायोलॉजी के हिसाब से भी बीजमैन का यह सिद्धांत गलत साबित होता है। दूसरा है समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत कहता है कि वंशानुक्रम के अंतर्गत हर जीव अपने माता पिता के समान होते हैं। यदि एक अर्थ में देखा जाए कि जैसे कि मान लिया जाए कि कोई मवेशी है, भैंस है, गाय है, बैल है, सॉरी बैल तो नहीं, गाय है, भैंस है, फिर या कोई पक्षी है, तो उसका संतान उसके जैसा होता है। मनुष्य का संतान मनुष्य जैसे, गाय का संतान गाय जैसे, भैंस का संतान भैंस जैसे। इसके अलावा ये सिद्धांत जो दिया है ये सोरेनसन ने दिया है। समानता का सिद्धांत सोरेनसन ने दिया था और ये सही भी है, लेकिन सोरेनसन थोड़ा सा और एक गलत कर देते हैं। ये बोलते हैं कि जिस शिशु के माता पिता तीव्र बुद्धि वाले होते हैं उनके संतान तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, और जिस संतान के माता पिता मंद बुद्धि वाले होते हैं उसके संतान भी मंद बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन ये कई मौक़ों पर, कई अवसरों पर ये देखा गया है कि मंद बुद्धि माता पिता के संतान भी तीव्र बुद्धि वाले हुए हैं और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के संतान भी मंद बुद्धि वाले हुए हैं। तो इन अर्थों में सोरेनसन का सिद्धांत गलत है, लेकिन समानता का नियम ये उन अर्थों में सही है जैसे समान जीव का संतान समान, जो हम लोग हरलॉक का जो है ना समान प्रतिमान का सिद्धांत देखे थे, उस हिसाब से ये सही है। यदि मनुष्य है तो उसका संतान मनुष्य जैसा, यदि कोई जानवर है, कोई पक्षी है, कोई भी जैसे गाय भैंस बैल या फिर कौवा हो, मैना हो या फिर तोता हो, तो उसका संतान उसके जैसा ही होता है। तो ये आधा अधूरा सच है और आधा अधूरा गलत हो गया। तीसरा है विभिन्नता का सिद्धांत। ये विभिन्नता का सिद्धांत के तहत बताया गया है क्या कि हर जीव जो होते हैं वो माता पिता से बिल्कुल अलग होते हैं। और बात भी सही है, कोई भी जीव अपने माता पिता के तरह मनुष्य हैं तो मनुष्य जैसा हो सकता है, लेकिन मनुष्य के तरह नहीं हो सकता है। यदि गोरे माता पिता हैं तो गोरे संतान हो सकते हैं, फिर भी उसमें कई विभिन्नताएं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों के गुण उसमें आने के कारण विभिन्न होता है। और यही वजह होता है कि अपने माता पिता से वो देखने में अलग हो जाता है। और दुनिया में इतने लोग हैं, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा संतानें होते हैं वो दोनों देखने में रंग रूप में एक हो सकता है, लेकिन कई न कई अर्थों में वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। तो वही विभिन्नता के सिद्धांत के तहत ये सिद्धांत दिया था डार्विन तथा लेमार्क ने विभिन्नता का सिद्धांत, जिसमें इसका कहना था कि हर जीव का संतान जो होता है वो अपने माता पिता या पिछली पीढ़ियों से कुछ न कुछ भिन्न हो जाते हैं। और ये भिन्नता का कारण बताते हुए सोरेनसन कहते हैं, सोरेनसन विभिन्नता का भिन्न क्यों हो रहा है, भिन्न होने का कारण जो बताए वंशानुक्रम का प्रक्रिया कि मादा में अंडाणु होता है, पिता में नर में जो है शुक्राणु होता है, और जब वो मिलता है तो उसमें कई तरह के जीन होते हैं। एक जीन एक विशेषताओं को बताता है, तो जो जीन गया वही विशेषता मैच करता है, और जो जीन नहीं जा पाया तो वो जीन विभिन्नता को दर्शा देता। तो वही सोरेनसन उसी वैज्ञानिक तर्क को देते हुए कहते हैं विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है कि उसका जैविक प्रक्रिया यानी जीन का जाना और आना।
अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ये नियम दिया था लेमार्क ने। ये लेमार्क अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम के तहत ये बताते हैं कि कोई भी जीव जंतु जब अपने कालांतर में, यानी जब अपने इतिहास के क्रम में जो गुण प्राप्त कर लेते हैं और वही गुण अब उसके संतान में जा रहे हैं। समझ में नहीं आया तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे उसी का एग्जाम्पल को लेते हैं, लेमार्क का। लेमार्क जिराफ के बारे में बोलते हैं कि जिराफ की गर्दन आज बहुत लंबी है और संतान को भी जन्म दे रहा है, संतान भी जन्म ले रहे हैं तो उसकी गर्दन भी लंबी हो जा रही है। लेकिन वो तर्क देते हैं कि जिराफ की गर्दन प्राचीन काल में बहुत पहले घोड़े के समान था, घोड़े के तरह गर्दन थी, और यही चीज़ कालांतर में या समय के अभाव, समय के कारण जो है उसकी गर्दन लंबी होती गई। अब जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। जिराफ की गर्दन जब लंबी हो गई तो अब शिशु जो उससे जन्म ले रहा है उसकी गर्दन भी क्या हो रही है, लंबी हो रही है। तो अर्जित यानी अर्जित गुण मतलब प्राप्त गुण, जो गुण वो प्राप्त कर रहा है, संक्रमण मतलब फैलना, अब वही गुण उसके संतान में फैल रहा है। अगला है मेंडल का नियम, ये तो ज़बरदस्त है। आनुवांशिकता का जनक इसे कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक, आनुवांशिकता का जनक। इसको गौर से समझिएगा, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ये VVI ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आनुवांशिकता का जनक क्या है। फिर मेंडल अपना पहला प्रयोग किस पर किए हैं बताएंगे, मेंडल ने फिर अपना दूसरा प्रयोग किस पर किया है। आइए मेंडल का नियम देखते हैं। ये मेंडल का कहानी थोड़ा अजीब है, इंटरेस्टिंग है, इसको सुनते हैं। तो ये मेंडल जो था एक पादरी था, पादरी समझ रहे हैं, जिस तरह हिंदू में साधु संत होते हैं, मुस्लिम में मुल्ला लोग होते हैं, मौलवी लोग होते हैं, उसी तरह ईसाई में पादरी होता है। तो पादरी का काम क्या होता है, ईसाई चर्च वगैरह में रहना। तो ये मेंडल भी एक पादरी था, और ये जो है जिस चर्च में रहते थे वहाँ कई पादरी थे। तो उस पादरी से ये अलग थे, भिन्न थे। ये कभी भी समूह में रहना पसंद नहीं करते थे, कुछ ना कुछ ये बागवानी में अपना कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो इस वजह से पादरियों ने क्या किया, इनको बागवानी का ही काम संभाल दिया, बागवानी का काम संभाल दिया। तो इसने अपने एक छोटे से जगह पर, खेत पर क्या किया कि मटर बोए, और दो तरह के मटर बोए, एक शुद्ध छोटी मटर और दूसरा शुद्ध बड़ी मटर। समझिएगा, गौर से सुनिए, समझिएगा, शुद्ध बड़ी मटर। और ये जब दोनों को एक साथ बोया गया, और हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक प्रोसेस होता है परागन। परागन में क्या होता है कि पराग जो होता है किसी स्त्री केसर में जाना, पराग का या परागकण का किसी स्त्री केसर में जाना परागन कहलाता है। तो उसने क्या किया कि जितने भी पौधे थे उन पौधों को परागन करा दिया, क्रॉसिंग, यानी इसका पराग उसमें और उसका पराग इसमें जब कर दिया, तो इससे जो प्राप्त मटर हुए, 3 तरह के प्राप्त हो गए उसको मटर। एक अपना पहला प्रयोग मटर पर किया था, तो इसमें इसको 3 तरह के मटर प्राप्त हो गए। पहला बड़ी मटर, जो शुद्ध उसकी बड़ी मटर थी, दूसरा शंकर मटर, और तीसरा छोटी मटर। तो इसको बड़ी मटर 25%, शंकर मटर 50% और छोटी मटर 25%। तो ये 3 तरह का उसको मटर प्राप्त हो गया, 3 तरह का उसको मटर प्राप्त हो गया। फिर इस शंकर मटर को इसने फिर बोया, फिर बोने पर शंकर मटर को फिर बोया, बोते गया, बार बार उपजते गया, बोते गया। बोने के बाद जो है एक समय ऐसा आया कि ये इससे सिर्फ 2 ही मटर प्राप्त हुए। एक जो बड़ी मटर वो बोया था, और दूसरा छोटी मटर। तो ये 50% और ये 50%। अब शंकर मटर गायब हो गया। तो इसने क्या किया, अपना नोटबुक में लिख लिया, लोगों को सुनाने गया कि देखिए भाई, हम मेरे साथ ऐसा प्रयोग किए, हम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और इस तरह का जो है नया चीज़ बन रहा है।
तो इसकी बातों को लोगों ने विश्वास नहीं किया। एकांत में रहने वाला था, बोला ये पगला गया, ऐसे झूठ मूठ का बोलते रहता है, जो करता है, तो उसकी बातों को कोई विश्वास नहीं किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, क्या मेंडलवाद यानी आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न रहता है, क्या मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो मटर पर किया। पहला प्रयोग मटर पर किया, दूसरा प्रयोग इसने चूहे पर भी किया। तो चूहा वाला भी तुरंत बताते हैं। तो ये इसने क्या किया, लिख लिया और फिर अपने नोटबुक को अलमीरा में बंद करके रख दिया। मेंडल ने अपना दूसरा प्रयोग चूहा पर किया। उसने दो तरह के चूहे को एक जगह रखा, एक सफ़ेद चूहा और दूसरा काला चूहा। तो इसमें आपको समझना चाहिए कि एक इसमें चूहा भी होगी तभी संतान होगा। तो सफ़ेद चूहा और काला चूहा, जब दोनों को साथ में रखा तो कुछ सफ़ेद चूहे हो गए और कुछ काले चूहे हो गए। फिर जो उनसे संतान प्राप्त हुआ उसको भी साथ में रखा तो उसमें सभी चूहे काले हो गए। चलिए वह काला हो गया इसलिए कि यहाँ पर इसका कोई न कोई माता पिता एक काले थे, लेकिन फिर जब उनसे प्राप्त काले चूहों को साथ में रखा गया तो सभी चूहे सफ़ेद हो गए। अब उसने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि सफ़ेद और काला चूहा है तो यहाँ उसके संतान सफ़ेद और काले दोनों मिल रहे हैं, और सफ़ेद और काले दोनों माता पिता हैं तो उसके संतान सिर्फ काले मिल रहे हैं। यानी इसका गुण क्या हो गया, गौण हो गया। जब काला चूहा को जब रखा गया तो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चूहा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर तो देख सकते हैं कि यहाँ पर तो न माता काला गोरा है और न पिता सफ़ेद हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अब मेंडल ने इसका निष्कर्ष निकाला कि जब वो माता पिता के गुण को हासिल कर ले, तो उसी को कहा गया उसने आनुवांशिकता उसने कहा। दूसरी बात दूसरा स्टेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर काले हैं लेकिन सफ़ेद संतान प्राप्त नहीं हुए, जबकि सफ़ेद यहाँ पर जो है माता पिता हैं। यानी माता पिता में जिसका भी जीन मजबूत होता है वही गुण उनके संतान में जाता है। और तीसरा, जब काले माता पिता थे तो सिर्फ सफ़ेद संतान हुए। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि माता पिता का जीन उसके पिछली पीढ़ियों से कमज़ोर होने या माता पिता के जीन में से पिछली पीढ़ियों के जीन का मजबूत होने के वजह से वो अपने माता पिता के गुण को त्याग देता है और फिर अपने पिछली पीढ़ियों का गुण ले लेता है। तो इस आधार पर जब माता पिता का गुण को त्याग दे और अपने पिछली पीढ़ियों का किसी का गुण उसमें आ जाए तो इसी को कहा मेंडल ने प्रत्यागमन का नियम। तो आपका नियम हो गया। अब बच गया एक जीव सांख्यिकी नियम, इसके निष्कर्ष भी निकालेंगे। जीव सांख्यिकी का नियम में कहता है, ये फ्रांसिस गाल्टन दिए थे जीव सांख्यिकी का नियम। जीव सांख्यिकी का नियम ये फ्रांसिस गाल्टन ने दिए थे। फ्रांसिस गाल्टन का कहना था, अरे भाई आप लोग सब तो बता रहे हैं कि माता पिता या उसके पूर्वजों का गुण जो है उसके संतान में जाता है, लेकिन कितना जाता है कोई तो हमको बताए। इस आधार पर फ्रांसिस गाल्टन ने किया उसने बताया कि माता पिता या उसकी पिछली पीढ़ियों से कितना गुण जाता है। तो इसमें बताया कि माता पिता से समस्त गुणों का 1/2 गुण 1/2 भाग, फिर दादा दादी से समस्त गुणों का 1/4 भाग, परदादा परदादी से समस्त गुणों का 1/8 भाग, छरदादा छरदादी से दादी से समस्त गुणों का 1/16 भाग। तो इस तरह पीढ़ी दर सभी के, सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फ्रांसिस गाल्टन बताता है कि माता पिता का ही सिर्फ गुण उसके संतान में नहीं जाता है, उसके पिछली पीढ़ियों का भी जा रहा है, दादा हो परदादा हो। अब यहाँ पर यह भी समझना होगा कि दादा दादी का यहाँ लिखने का मतलब ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर,
तो इसका मतलब दादा दादी और नाना नानी दोनों को मिलाकर वो बात बोल रहे हैं। तो ये था विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया अनुवांशिकता का सिद्धांत। तो अगले वीडियो में हम लोग वातावरण को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।